बच्चों आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन सारा यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं किया तो जाके सारी वीडियोस एक बार देख लेना। ठीक है, अब आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन आपको पढ़ना है, 1 एंड ऑन टू। 1 एंड ऑन टू दो टाइप के फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा वीकली प्लानर है जो मैं हर क्लास में हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इसे आप nginfinityclasses.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर लेना। और पूरे साल का वीकली प्लानर वहां पर अवेलेबल है, पूरे साल का देख लेना। आपको 6 नवंबर को पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे रिविजन्स, सीबीएसई सैंपल पेपर्स, एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हम अपनी रिवीजन करेंगे। 100% स्कोर करना है, हमारा जो मोटिव है 100 आउट ऑफ 100 का ही मोटिव है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 का मोटिव है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। अभी से अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज स्टेप बाय स्टेप उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दो। और बार बार बोलती हूँ बेटा, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। ठीक है, पजल गेम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे तो मैथ्स करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। दैट मीन्स मैथ्स से अच्छा आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना होगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, ईच एंड एवरी रूल आपको आता होगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? इसको देख लेना बेटा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले एक बार क्लास 11th की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। दैट इज फंक्शंस। फंक्शन कहते किसे हैं? फंक्शन की डेफिनेशन थी सिंपल सी। फंक्शन को रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं हम, फंक्शन ए टू बी। ठीक है, फंक्शन ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है? ये इसकी डोमेन है, ए सेट है, और ये इसकी को डोमेन है। जो ए होता है ये होती है डोमेन, और ये होती है इसकी को डोमेन। अब आगे और डिस्कस करते जाएंगे, जो रेंज और वो सब कुछ है वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। एफ जो है ए टू बी डिफाइंड है, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब फंक्शन होता क्या है? जिसका ईच एंड एवरी इनपुट, जो इसके डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट है, जो ईच एंड एवरी इनपुट है, इसको इनपुट बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये वाला सेट होता है, डोमेन सेट जो होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। और जो B1 सेट होता है, जिसको कि हम को डोमेन बोलते हैं, ये होती है को डोमेन, और इसका ये क्या होता है? आउटपुट होता है। अगर कोई एक, इसका जो हमने मिक्सर जूसर का एग्जांपल देखते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल जो है मिक्सर जूसर का। अगर आपके पास ये मिक्सर है, ये मिक्सर है, अगर आपने यहाँ से इसके अंदर मैंगो डाला, मैंगो अच्छा नहीं बना, ये आपने अगर यहाँ से मैंगो डाला तो आपके पास यहाँ से क्या निकलेगा? इसका जूस निकलेगा, दैट इज मैंगो जूस। आपका यहाँ से क्या निकलेगा? मैंगो जूस। तो बेटा जो ये बीच में है मिक्सर, ये तो ये क्या है? आपका फंक्शन है। आपने यहाँ से कुछ इनपुट दिया, दैट इज आपने यहाँ से कुछ इनपुट दिया, जो कि आपका कुछ चेंज होकर यहाँ पे निकला मैंगो जूस बनकर, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, ये आपका आउटपुट वाला सेट होता है, ये आपका इनपुट वाला सेट होता है। ठीक है, और जो बीच में फंक्शन होता है वो क्या होता है? मिक्सर जूसर होता है आपका। तो अब इसके अंदर देखो कि अगर आपके पास एक सेट है, ए इनपुट वाला सेट है, इसके अंदर आपके पास मैंगो है, चेरी है, एप्पल है, बनाना है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा? मैंगो डालोगे तो मैंगो का जूस निकलेगा, चेरी डालोगे तो चेरी का निकलेगा, एप्पल का निकलेगा, यहाँ पर बनाना का निकलेगा। ये इसका आउटपुट है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये रियल लाइफ एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल, जो आप बच्चों को पता लग गया। अब इसी तरीके से हमें गेम खेलनी होती है मैथ्स में नंबर्स के साथ। ठीक है, रियल लाइफ को लेके नंबर्स के साथ हम गेम खेलते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो A1 है, B1 है। अब A जब हमने F के अंदर 1 डाला, ठीक है, एक F कोई मशीन है यहाँ पर, इसके अंदर जब मैं 1 इनपुट कर रही हूँ, 1 इनपुट किया तो क्या निकला बाहर? A। देखो 1 इनपुट किया, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ तो क्या निकला? A निकल गया। ऐसे जब 2 इनपुट किया, जब मैंने इसके अंदर 2 डाला तो मेरे पास इसके अंदर प्रोसेसिंग होकर बाहर क्या आ गया? D आ गया। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 1 2 2 D में मैप हो रहा है, C की मैपिंग 3 की मैपिंग है E में, इसकी F में और इसकी C में। तो ये आपकी क्या है? डोमेन है, ये को डोमेन है, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। ठीक, यहाँ से डोमेन आपको पता लगे। और इसके अंदर क्या कह रहा है? ईच एंड एवरी इनपुट मस्ट रिलेट टू एग्जैक्टली 1 आउटपुट।
ठीक। तो जो ईच एंड एवरी फंक्शन की ये डेफिनेशन है जो कि 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो हर एक इनपुट होगा उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया मतलब कि जो F1 है वो A भी हो गया और F1 डालने पे B भी आ गया, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन ही नहीं है। हम सबको क्रॉस कर देंगे, हम कहेंगे ये फंक्शन ही नहीं है। बट अभी इस केस में तो ये है, ठीक है। ये तो मैं अभी आगे आपको दूंगी एग्जांपल्स, उसकी बात कर रही हूँ। अभी इस केस में तो ये फंक्शन है। अब ये 1 की मैपिंग है, इसको भी रिमूव करती हूँ एक बार, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर अभी ये फंक्शन है, देखो 1 मैप हो रहा है A पर, 2 मैप हो रहा है D पर, ये इसके मैपिंग हो रही है। अब इसके अंदर हमें डोमेन, रेंज और को डोमेन लिखते थे। तो डोमेन जो होती है वो A1 होता है पूरा सेट, ठीक है। डोमेन जो है A1 होता है पूरा सेट फंक्शन के केस में। फंक्शन के केस में जो डोमेन है वो पूरा सेट होता है। रिलेशन से मत कर लेना, रिलेशन में डोमेन अलग हो जाती है, बट यहाँ पर पूरा सेट A होता है। तो अगर ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, आप चेक कर लो, तो इसके अंदर क्या होगी, डोमेन किसके इक्वल आ गई, सेट ए के इक्वल आ गई, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 के इक्वल आ गई, ठीक। अब इसकी को डोमेन बता देती हूँ। को डोमेन चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, पूरा सेट B1 ही होता है। पूरा सेट जो आउटपुट सेट होता है ना वो पूरा होता है को डोमेन का। तो या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेट B लिख सकते हैं, या फिर A B C D E और F, ये इसकी क्या आ गई, को डोमेन आ गई। रेंज क्या होती है, रेंज को डोमेन में से ही निकलती है, को डोमेन का पार्ट होती है, और वो क्या होती है, जो किसी ना किसी की रेंज है, जो किसी ना किसी की इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, या फिर ये इसकी इमेज है। हम इसको इमेज भी तो बोलते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं। A1 का आउटपुट है या फिर A1 की इमेज है, ठीक। मैथमेटिकल में क्या बोलेंगे, A1 की इमेज है। जो सारी किसी ना किसी की इमेज है उनका सेट बनाता है रेंज। अब B किसी का भी आउटपुट नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है, तो B उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज F(1) की क्या आ जाएगी, यहां से लिखेंगे A C D E F, ठीक है। ध्यान आ गया आपको, 11th क्लास में हमने ये फंक्शंस पढ़े थे। यहीं से रिलेट करते हुए आगे चलेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने यहाँ पर, बताओ। अब देखो इसके अंदर देखो, हमारी जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो कहती है ईच एंड एवरी इनपुट, हर एक इनपुट का कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। कोई भी इनपुट ऐसा ना हो जो खाली हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिलेशन में ऐसा हो सकता है, बट फंक्शन की तो डेफिनेशन ही यही है। फंक्शन में जो डोमेन है वो हमेशा सेट ए होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई बंदा वेला ना बैठा हो, आपको जॉब मिल गई, आपके बॉस ने, या आप ही बॉस हो, आपने किसी को जॉब दे दी, आपके ऑफिस में 10 वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, तो उसमें से 5 खाली बैठे हैं या फिर 1 खाली बैठा है, तो आप उसको पेमेंट क्यों दोगे। ऑब्वियसली 10 वर्कर्स है तो 10 के 10 कुछ ना कुछ काम करके आपको आउटपुट निकाल के देंगे आपकी कंपनी को, तभी आप उनको पे ऑफ करोगे, तभी आपकी कंपनी चलेगी। अगर आप एक को खाली बिठाकर पे ऑफ करोगे तो आप तो नुकसान में आ जाओगे, लॉस हो जाएगा आपकी कंपनी को, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको समझो कि अगर 1 2 3 4 5 इसमें से एक भी एलिमेंट वेला बैठा है अपनी चेयर पे, उसको वो कोई भी आउटपुट आपकी कंपनी को कमाकर नहीं दे रहा, तो वो खराब है, वो फंक्शन ही नहीं है। अब इसके अंदर देखो जो 4 है वो वेला बैठा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये नॉट अ फंक्शन वाला केस है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो उसकी डोमेन, रेंज, को डोमेन पे बात करना ही वेस्ट है। अब इसके अंदर देखो 1, इसके अंदर मैपिंग दिखाती हूँ, देखो f(1) की मैपिंग है B, इसके अंदर f(2) की मैपिंग C, f(3) की मैपिंग D, f(4) की मैपिंग A एंड f(5) की मैपिंग D, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये हमारे पास हो सकता है। अब इसकी और इसकी दोनों की मैपिंग एक बार लिख देते हो, फिर हम देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे f(1) डाला तो A आ गया, f(2) की मैपिंग B, देखो 2 ना 2 जगह जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया, f(2) की मैपिंग C, f(3) की मैपिंग D और f(4) की मैपिंग E। अब इसके अंदर से देखो जो बेटा उसके अंदर था ईच एंड मस्ट रिलेट टू एग्जैक्टली 1 आउटपुट, मतलब हर एक इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं चलेगा। एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं चलेगा। अब जैसे आपने 1 मैंगो डाला तो उसका 1 गिलास ही जूस निकलेगा,
एक गिलास से 2 गिलास कैसे निकल जाएगा, नहीं। ठीक है, अगर आपको दूसरा गिलास चाहिए तो आपको दूसरा मैंगो ही डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये देखो बेटा, अब इसके अंदर देखो 1 की मैपिंग बी, 1 2 की सी, 3 की डी, 4 की ए, 5 की डी, ये चल जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए। देखो 1 का तो एग्जैक्टली 1 है ना, 2 का एग्जैक्टली 1 आउटपुट है ना, 3 का एग्जैक्टली 1 आउटपुट है ना, 4 का एग्जैक्टली 1 आउटपुट है, 5 का एग्जैक्टली 1 आउटपुट है। आपको ये देखना कि इनपुट का तो एग्जैक्टली, अब यहाँ पर देखो ये रिपीट हो गया, 2 के 2 आउटपुट आ गए, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 के 2 आउटपुट आ रहे हैं, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये 11th क्लास का पार्ट चल रहा है अभी तक, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। अब ये हमारा फंक्शन है, तो अब इसकी बात करते हैं। डोमेन ऑब्वियसली मैंने बोला था कि सारे ही एलिमेंट का होना चाहिए, अब इसके अंदर नहीं था तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन है मतलब उसकी डोमेन क्या है, सेट A3 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। रेंज जो कि इमेज है यहाँ पर, तो सारी इमेज है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है ABCD, और आपका जो वो है वो भी क्या आ गया, कोडोमेन तो होती यही है ABCD। ठीक है, आउटपुट सेट होता है मतलब, या फिर सेट B3, और रेंज को भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेट B3 लिख सकते हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं ABCD। ठीक है, क्लियर है, ये 11th का पार्ट है। अब स्टार्ट होगा क्लास 12th का पार्ट। क्लास 12th में फर्स्ट आपको पढ़ना है 1 1 फंक्शन। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, 1 1 फंक्शन, और 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव से नाम याद रखना, इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाता है ना डॉक्टर, तो एक इंसान को एक इंजेक्शन यूज करता है, एक इंसान को लगाता है और उसको डिस्पोज कर देता है, उसको थ्रो आउट कर देता है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ी ना एक इंजेक्शन लिया तो सबको लगा दिया, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बेटा इंजेक्टिव फंक्शन से आपको होगा एक इंजेक्शन एक ही बंदे को लगता है, दो जो कि 1 1 फंक्शन, 1 यहाँ 1 वहां, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर देखो B, f(3c), f(4e) और f(5d). यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम फंक्शंस की बात करें ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ गए तो हम वो पीछे छोड़ा कि वो फंक्शन है या नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन है मतलब फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर तो फंक्शन है, यहाँ पर भी देखो एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 से 1 1 से 1 1 से 1 1 से 1। यहाँ पर डोमेन क्या है, सेट A है। ठीक है, रेंज क्या है, देखो सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं, किसी ना किसी की इमेज है, तो ये भी क्या हो गया, सेट B हो गया। B1 है, A1 है, B1 है, और कोडोमेन तो होती ही आउटपुट सेट पूरा B1 होता है, ये आउटपुट सेट होता है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये 1 1 है, हाँ है, देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, कोई भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन तो ऑब्वियसली सेट A2 होती है पूरा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 लिख सकते हैं। रेंज क्या है, देखो रेंज देखो अब यहाँ पर A B D E रेंज है, B C किसी की भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब डोमेन, को डोमेन तो ऑब्वियसली पूरा सेट B2 ही होता है, सेट B2, या फिर A B C D E। क्लियर है, अब यहां से देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर देखो 1 1 1 1 1 1 1 1, ये देखो ये मैनी 1 हो गया, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, मैनी से 1 जा रहा है। यहाँ पर मैपिंग दिखा देती हूँ, F1 की A, F2 की इमेज क्या है B, 3 की इमेज है C, F4 की इमेज है D, और F5 की इमेज है C। यहाँ पर देख रहे हो आप, इन दो पर इसकी भी C है, इसकी भी C है, तो ये मैनी से 1 जा रहा है। ठीक है, मैनी से 1 जा रहा है, ये 1 1 नहीं है। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये फंक्शन है मैनी 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, मैनी 1, जो मैनी से 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन की कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, फंक्शन तो है ना ऑब्वियसली, तो ये तो डिफाइन है ही, तो डोमेन यहाँ पर क्या हो गई, ये कैसा फंक्शन है आपका, मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है। क्लियर है, डोमेन पूरा सेट A3, रेंज पूरा ABCD जो कि B3 के इक्वल है, और कोडोमेन जो कि पूरा सेट होता ही है B3। क्लियर, अब आ जाता है नेक्स्ट ON2 फंक्शन। ON2 फंक्शन, और ON2 का
नेक्स्ट नाम क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन। उसका था इंजेक्टिव, इसका है सरजेक्टिव। ये नाम आपको आने चाहिए, ठीक। सरजेक्टिव फंक्शन कौन से होता है, कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, उसको सरजेक्टिव कब बोलेंगे, अब बोलेंगे, इस कंडीशन के सच होने पर बोलेंगे। आपने कोई कोई केसेस यहाँ पर नोटिस करे, देखो यहाँ पर जो रेंज है, रेंज क्या है, एबीसीडी, कोडोमेन भी क्या है, एबीसीडी, पूरा सेट B3, तो यहाँ से रेंज क्या हुई, कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचता, एम्प्टी नहीं बचता, तो ऐसे उसको बोलते हैं, फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। देखो जब रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल हो जाए, या फिर रेंज ऑफ सेट y के इक्वल हो जाए, y मतलब ये वाला सेट, आउटपुट वाले सेट को y द्वारा, ठीक है, आउटपुट वाले सेट के बिल्कुल इक्वल हो जाए। ये क्या होती है, डोमेन होती है। ये क्या होती है, कोडोमेन होती है। जब कोडोमेन के इक्वल रेंज आ जाए, ठीक है, जो रेंज है वो पूरे इस वाले सेट के इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। अब इसके अंदर देखो, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोमेन लिखो, सेट A1 है, ठीक। यहाँ पर रेंज लिखो, पूरा ही सेट तो है ABCD, सेट B1, ठीक है, सेट B1 आ गया। और यहाँ पर इसके कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन तो होती B1 है। यहाँ पर देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो रही है, सेम आ रही है ना दोनों, तो ऐसे में ये क्या हो गया, ऑनटू फंक्शन हो गया। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इस फंक्शन में देखो, इसके अंदर जो डोमेन है वो तो सेट A2 आ रहा है, अब इसके अंदर जो कोडोमेन है वो सेट B2 ही होता है। रेंज की बात होती है, रेंज क्या आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, ठीक है। रेंज क्या है, जो कि B2 के इक्वल नहीं है। B2 के इक्वल में 5 रह गया ना, B2 में तो 5 भी है, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। ये 1 1 हो या मैनी 1 हो, वैसे आप देखो तो ये मैनी 1 फंक्शन है, बट अभी हम ऑनटू की बात कर रहे हैं तो ऑनटू की ही बात करेंगे। 1 1 हो ना हो, ऑनटू मैनी 1 हो ना हो, बट यहाँ पे क्या है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। अभी हम ऑनटू की बात करें। यहाँ से देखो, ये आपका A3 के इक्वल है। यहाँ पर देखो रेंज क्या है, पूरी है, यही B3 है, और यहाँ पर कोडोमेन भी B3 है। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है। ये ऑनटू फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर देखो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रही है, बस इतना सा फंडा है। अब इसके अंदर देखो, ये A4 है डोमेन, कोडोमेन इसकी ये B4 है, ये ठीक है, B4 है, ये B4 है, और जो रेंज है वो क्या है, ABCD, क्योंकि जो E एलिमेंट है वो नहीं है, तो यहाँ पर रेंज जो है, इसको कैसे लिखते हैं हम, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, नॉट ऑनटू। अभी हम ऑनटू की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। 1 1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ पर आता है लास्ट वन, जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो, ऑनटू भी हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाय से ही समझ आ गया, जो दोनों हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले पढ़ा इंजेक्टिव फंक्शन, फिर सरजेक्टिव फंक्शन, अब आ गया बाइजेक्टिव, जो दोनों हो। बस देखो, अब इस एग्जांपल में देखो, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पर देखो रेंज पूरी आ रही है इसकी, और कोडोमेन भी यही है, तो ये कैसा हो गया, 1 1 भी है और ऑनटू फंक्शन भी है। पहले 1 1 के लिए चेक किया, फिर ऑनटू के लिए चेक किया, तो ये आ रहा है सेट A1, ये आ रहा है B1, ये भी आ रहा है B1। तो यहाँ से आप देख सकते हो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये कैसा है, 1 1 भी है और ऑनटू भी है, तो ये कौन सा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट था आपका, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव, 1 1 ऑनटू और 1 1 ऑनटू दोनों, क्लियर। अब यहां से देखो, एक फंक्शन गिवन है आपको, f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 4, f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। यहां से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अब एक तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, अब मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में हमारी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देखता, ठीक है, आपका सिर्फ करेक्ट आंसर देखा जाता है, करेक्ट आंसर देखा जाता है, बट फिर भी हम तरीके से ही चलेंगे। आपको एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपके पास इतना टाइम होता है कि एक 1 मार्क के लिए आप इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दोगे, बट जब आप तरीके से सीखोगे ना, तो वो तरीका भी जल्दी से वहां पर पॉपअप कर पाओगे, गलत आंसर नहीं निकालोगे। आंसर तो आपको ही निकालना है ना, ऑब्वियसली सही निकालना है, तो तरीका सही से समझो। जब हम करते हैं, जो इसका फंडा होता है ना 1 1 प्रूफ करने के लिए, 1 1 प्रूफ करने के लिए जो एग्जैक्टली फंडा होता है, क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट्स लेते हैं, x1 और x2, x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं, और ये कहाँ पर डिफाइंड है हमारा, f से
R डिफाइन है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। तो ये जो इनपुट है इसमें तो सेम है R बट अलग अलग भी होता है। तो ये जो इनपुट है इससे लेते हैं, इनपुट से हम x1 x2 लेते हैं जो कि R को बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डोमेन है जो हमारी, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि हमने डोमेन से लिया है, वैसे ही अंडरस्टूड होता है, ठीक है। डोमेन में से लेते हैं मतलब अपने इनपुट वाले सेट में से लेते हैं x1 x2। अब उसके बाद लेट करते हैं fx1 जो है fx2 के इक्वल है। हमने मान लिया कि हमने इसमें से दो एलिमेंट्स लिए x1 x2, दो अलग अलग एलिमेंट लिए, पर हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, मतलब वो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, वो fx2 के इक्वल है, हमने ये मान लिया। अब fx1 जब करेंगे, जब fx की पावर 4 है तो fx1 क्या आ जाएगा, x1 की पावर 4 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, x2 की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ x2 आ जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इस टाइप का, तो कंफ्यूज मत होना, समझते चलो, बस जो करवा रही हूँ अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझते चलो। अब इसके आ गए आपके पास दो नंबर, मतलब कि देखो +2 -2 ऐसे आ गया, +2 -2 ऐसे वाला केस आ गया। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर देखना, अगर इनपुट में से मैंने 2 और -2 दो एलिमेंट ले लिए, इनपुट में से दो रियल नंबर है ना, रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं, तो मैंने पॉजिटिव भी ले लिया एक और एक नेगेटिव ले लिया। अब 2 की पावर 4 करूंगी, 2 की पावर 4 करूंगी तो 16 आएगा, और -2 की पावर 4 करूंगी तो भी 16 ही आएगा, तो भी 16 ही आएगा। अब आप जो अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी उसमें से भी अगर आप देखो तो ये कैसा फंक्शन दिख रहा है, मैनी 1 दिख रहा है, 1 1 तो नहीं दिख रहा, मैनी से 1 की तरफ जा रहा है, तो मैनी 1 फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, जब fx1 को, और ये वाला फंडा, fx1 को x2 के इक्वल पुट कर दे तो आप मान लेते हो, तो अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है, वो कह रहा है अगर मेरा फंक्शन सेम है तो मैं भी एक ही हूं, मैं भी x ही हूं, ठीक है, ये भी दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो हम बोलते हैं ये आ जाता है कि हम अलग अलग नहीं है, हम तो एक ही है। अगर हमारा फंक्शन सेम है, अगर हमारा आउटपुट सेम है, तो मैं भी एक ही हूं, मैं अलग अलग नहीं हूं। तो अगर ऐसे करने से हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता, तो हम बोलते हैं ये 1 1 फंक्शन है। अब हमारे पास x1 क्या आया, प्लस माइनस ऑफ x2 आया है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 का पावर 4 करेंगे तो भी यही आ रहा है, -2 की पावर 4 करेंगे तब भी यही आ रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक। अब हमें चेक करना है OM2 वर्ड के लिए, OM2 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखो OM2 के लिए कैसे चेक करेंगे, x की पावर 4। अब यहाँ से देखो, ये था हमारा r, ये था r, ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, r2r। जो इसको चेक करने का तरीका है ना बेटा, रेंज को, हर क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट निकलता है, फंडा एक ही रहता है पर हर क्वेश्चन का ना थोड़ा अलग अलग सा हो जाता है, उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैथ्स में तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्यों मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे वो हमारे दिमाग में छपते रहेंगे, ठीक। अब इसके अंदर देखो, अगर अब इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, नेक्स्ट में हो सकता है दूसरा मैं मेथड बता दूं, तो कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग में लगता है सबको। अब r है, रियल नंबर है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, रेशनल भी रियल नंबर में सब है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे नंबर है। लेकिन जो अभी हमने पहले करके देखा कि अगर मैं -2 की पावर 4 करती हूँ तब भी 16 आएगा, और +2 की पावर 4 करती हूँ तब भी 16 आएगा। ऑब्वियसली पावर 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मतलब स्क्वायर ही तो होता है, पावर 4 6 जो भी होगा स्क्वायर होता जाएगा। तो जब हम किसी का स्क्वायर कर देंगे एक बार, तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे नेगेटिव हो, अभी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबका क्या आएगी, सबकी इमेज पॉजिटिव बनेगी, सबकी इमेज क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। सबके जो नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, चलो इधर नेगेटिव साइन लगा लेती हूँ, ठीक है। ये सबकी इमेज जो है
पॉजिटिव बन गई, नेगेटिव वाले नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं ऑब्वियसली। जब किसी का स्क्वायर की पावर स्क्वायर में तो पावर 4 हो रही है तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमारे पास। तो ये देखो यहाँ के नंबर खाली रह गए, यहाँ के नंबर जो है खाली रह गए, वो किसी की इमेज बने ही नहीं। अगर इसके अंदर अब मैं आपको कोर डोमेन लिखने को बोलूं, मैं यहाँ पे लिखूं कोर डोमेन लिख दो, तो कोर डोमेन तो ऑब्वियसली आर ही है, यही होता है आर, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको रेंज लिखने को बोलूं तो रेंज क्या आ रही है, पूरा आर तो नहीं आ रही ना, रेंज आ रही है आपकी 0 आ रहा है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक आ रही है, 0 से बड़ा, सारे नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, चाहे वो नेगेटिव के लिए आ रहा है चाहे पॉजिटिव के लिए, इधर आ रही है। तो ये तो आपकी यहाँ पर आप देखो क्या कोर डोमेन रेंज के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोर डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। तो अगर रेंज के इक्वल नहीं है तो वो ओन टू फंक्शन नहीं है, तो वो ओन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो इसमें क्या आ गया, नाइदर 1 1 नोर ओन टू, इसके अंदर आपको क्या मिला, नाइदर 1 1 नोर ओन टू, ना तो वो 1 1 निकला ना ये ओन टू निकला। अब इसको करने का एक मेथड और बता देती हूँ, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था जब हम रेंज फाइंड आउट करते थे, फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करी है ना हमने, तो वो ही मेथड इसके लिए हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। देखो एक हम y एलिमेंट लेट कर लेते हैं जो कि बिलोंग करता है इस वाले r को, ठीक है। एक्सिस जनरली हम ये करते हैं, जो इनपुट होता है हम x की फॉर्म में x1 x2 नेम से हम लेट करते हैं, और जो आउटपुट होता है y से कर लेते हैं, जो कि r से, मतलब कि कोर डोमेन से। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कोर डोमेन, हमने जो आउटपुट लेते हैं ना वो कोर डोमेन से y को लेट करते हैं। अब y को लाइट कर लो, y है fx के इक्वल, ठीक है, y हो गया fx के इक्वल, y fx के इक्वल हो गया, मतलब कि x की पावर 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से x किसके इक्वल हो गया, 1√4 ऑफ y, y √4 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर के लिए चेक करना चाहते हैं, अगर y को मैं -1 ले लूँ, -2 -3 कुछ भी ले लूँ, तो x क्या हो गया, इसके अंडर √4 ऑफ x क्या हो गया, अंडर पावर ऑफ 4, दिस इज -1 हो गया। अब जो -1 है आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जो -1 का रूट होता है वो क्या होता है, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करते। इसको बेटा उल्टा देखते हैं, इसको देखते हैं, अगर y -1 है, अगर y -1 है तो x देखते हैं, x क्या आएगा, हम x की वैल्यू, हमने इसको उल्टा कर लिया, इसमें हम y लेट करके x की फॉर्म में ले आते हैं, यही आपने किया था 11th क्लास में, y लेट करके x की फॉर्म में ले आते हैं। अब y की वैल्यू पुट करके देखते हैं x मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। देखना अभी मेरी पूरी वर्डिंग सुन लो, -1 आ गया तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास, तो इसका जो है यहाँ पे x जो है, x यहाँ पर है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो x जो है यहाँ पर क्या ये इमेजिनरी नंबर है, ये तो रियल नंबर्स हैं, इस वाले पैकेट में तो सिर्फ रियल नंबर्स हैं, ठीक, तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारे पास, नॉट ऑन टू। सो फॉर एवरी y, इसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोर डोमेन देयर इज नॉट x बिलोंग्स टू आर डोमेन, ठीक है, कि हर एक y के लिए, नेगेटिव वाइज के लिए वहां पर नहीं है। तो दोनों तरीके से है, जो पहले वाला करवाया था ये कर लो, और इस तरीके से भी आप इसको सोचो, क्योंकि आगे क्वेश्चन में फंडा यूज होगा, पर इतना क्वेश्चन आएगा तो यही करके इसको निपटा देना, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, हर क्वेश्चन में मैम अलग चीज बता देती है, ठीक। अब इसको देखो, इसमें भी सेम वही चीजें हमें चेक करनी है। अब इसके अंदर देखो आप fx इज इक्वल टू 4x + 3 cos x, अब इसके अंदर 1 1 चेक करना है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 x2, दो x1 x2 ले लिए जो कि इससे बिलोंग करेंगे r से, दैट इज जो कि उसकी क्या है, डोमेन है, उसकी डोमेन से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं करती हूँ वैल्यूज ले लेती हूँ, x1 को π/2 लेट कर लेती हूँ और x2 को -π/2 लेट कर लेती हूँ, ठीक। अब आपने cos x का ग्राफ पढ़ा है, cos x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आप देख भी रहे हो सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है, यहाँ से फिर रिपीट हो रही है, यहाँ से फिर रिपीट हो रही है, -1 1 और -1 के अंदर घूमती रहती है वैल्यूज और रिपीट होती रहती है। ये है π/2 और यहाँ है -π/2। आप देख रहे हो cos ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और cos ऑफ -π/2 की वैल्यू क्या है, 0 है,
ठीक है, cos ऑफ माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो fx1, अब fx1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 cos x1, और x1 क्या है, f ऑफ x1 क्या लेट किया है मैंने, पाई बाई टू लेट किया है, पाई बाई टू, 4 प्लस 3 cos पाई बाई टू, और पाई बाई टू cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, ये 4 के इक्वल आ गया। ऐसे ही x2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 cos x2 आ जाएगा, f ऑफ माइनस पाई बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 0 आ रही है, तो ये भी क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। आप यहाँ से देख सकते हो वही वाली कंडीशन अराइज हो गई। हेयर वी कैन सी दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, बट लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, ये 1-1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ON2 के लिए इसको चेक करेंगे, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे ON2 फंक्शन के लिए। ON2 फंक्शन में हम देखेंगे, देखो ये जो है कोडोमेन है, ON2 में क्या होना चाहिए, जो रेंज है वो कोडोमेन के लिए इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ON2 फंक्शन है। अब हमें यही चेक करना है, अब cos x से स्टार्ट हो जाओ, रेंज ऑफ cos x हमें पता है, रेंज ऑफ cos x क्या होती है, -1 से 1 होती है, ठीक, -1 से 1 होती है। देखो अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालें, ये x की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, इनपुट चलते जाएंगे, जो आउटपुट आएगा वो क्या होता है, 1 और -1 के बीच में ही आता है, 1 और -1 के बीच में ही आता है। तो जो cos x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है, लेकिन हमें रेंज इसकी चेक करनी है। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 3 cos x 3, अब इसको 4 ऐड कर दो तीनों साइड, तो 4 - 3, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3, ठीक है, ये -3 था ना, माइनस का साइन ऑलरेडी है, हमने 4 को ऐड किया तीनों साइड, यहाँ से क्या आ गया, 4 प्लस 3 cos x 7। यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन है fx, उसकी रेंज कहाँ तक आई, 1 से 7 तक आई। यहाँ पर रेंज क्या आ रही है आपके पास, रेंज ऑफ f क्या आई आपके पास, 1 से 7 तक आई, बस 1 से 7 तक आई, रेंज आ गई 1 से 7 तक। और कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, दैट इज -∞ से इन्फिनिटी, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये ON2 1-1 ON2 फंक्शन नहीं है, तो ये 1-1 भी नहीं है, ON2 भी नहीं है, तो नाइदर 1-1 नोर ON2 वाला केस है ये भी, ठीक है, नाइदर 1-1 नोर ON2 वाला केस है। अब ये वाला देख लेते हैं, इसके अंदर देखो एक फंक्शन डिफाइन है n to n, n मतलब कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, और n to n ही है, मतलब जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी से नेचुरल नंबर ही है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही डिफाइन है। अब जो हमारे इनपुट है वो भी नेचुरल नंबर है, आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर है हमारे उस बैग में। अब इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है, इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर सेम 1-1 वही चीजें चेक करनी है, जैसे हमारा 1.1 में था ना, 3 ही नाम थे हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ऐसे इसके अंदर यही 2 नाम है, 1-1 ON2 या फिर बाइजेक्टिव, ठीक है, तो इसके अंदर यही चेक करना हमें, हर क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं n1, यहाँ पे n से रिप्रेजेंट है, तो चलो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, n1 ले लेते हैं, n2 ले लेते हैं। अगर मैं n1 की वैल्यू ले लूँ 1 और n2 की वैल्यू ले लूँ 2, n1 की वैल्यू ले लूँ 1 और n2 की वैल्यू ले लूँ 2, तो f ऑफ n1 मतलब कि f ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, वो कह रहा है अगर n की वैल्यू ओड है तो ये वाला फंक्शन आएगा, अगर ये यहाँ पे ओड है ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा n + 1/2, मतलब कि 1 + 1/2 दैट इज 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं n2 में चेक कर लेती हूँ, n2 में देखो 2 है वैल्यू, अब वो कह रहा है जब इवन है तो n/2 आएगा फंक्शन,
ठीक, तो n/2 मतलब कि 2/2 दैट इज अगेन इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पर देखा fn1 सेम चीज आ गई रिपीट, fn1 fn2 के इक्वल है, लेकिन n1 n2 के इक्वल नहीं है। हमने यहाँ से n1 n2 लिए हैं, n1 n2 लिए हैं, ठीक। तो देखा ये दोनों इक्वल नहीं है पर ये इक्वल है। अब आप यहाँ से देख भी लो, जो 1 है वो भी इसको कर रहा है और वो भी इसको मैप कर रहा है, तो ये देख रहे हो 1 1 वैसे भी नहीं है, ठीक। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अब कर लेते हैं ON2 के लिए। ON2 के लिए देखो, ध्यान से देखना, ON2 के लिए हम लेट कर लेंगे जो y है वो बिलोंग करता है हमारे पास n को, जो कि उसकी कोडोमेन है, ठीक है। f है n2n, तो यहाँ से तो हम n1 या x1 लेते हैं, ये आउटपुट लिया है। अब हमने यहाँ से आउटपुट लेट किया, कोडोमेन में से आउटपुट लेट किया है। अब y को लिया है तो y को लेट y इज इक्वल्स टू fx, fn लिख लेते हैं यहाँ पर, fn के इक्वल है। तो दो केसेस आ रहे हैं ना, या तो y n+1/2 के इक्वल है, या फिर y जो है n/2 के इक्वल है। दोनों केसेस के लिए ही काम करेंगे, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखा दिया था ना कि y के फॉर्म में लेते हैं और n की फॉर्म में या फिर x की फॉर्म में हम ले आएंगे। अब इसको क्या लेंगे, 2y इज इक्वल टू n+1, n यहाँ से आ गया 2y-1, यहाँ पर n आ गया 2y, दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर 2y। अब आप देखो यहाँ पर फॉर एवरी x, y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हो, क्योंकि y भी क्या है, हमने इस पैकेट में से लिया, इस पैकेट में क्या है 1 2 3 4, जो इस पैकेट में है वही तो वैल्यू ले पाएगा, उससे ज्यादा क्या ले लेगा। इस पैकेट में है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। अब y की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 -1 दैट इज 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 2, अब y की वैल्यू क्या ले लोगे, 2 ले लोगे तो 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। अब इसके अंदर भी n की वैल्यू, y की वैल्यू 1 लोगे तो 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल, इसको लिखते कैसे हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, फॉर ऑल y देयर इज x, या फिर यहाँ पे n लिख देते हैं, n अवेलेबल इन इट्स डोमेन। मतलब कह रहे हैं यहाँ के हर एक y के लिए कोई भी वैल्यू ले लो, देखो जब इसकी कोई भी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, और n भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। उसके अलावा 1.5 अगर 2.5 आता तो हम कहते हैं वो नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ के सारे नंबर्स के लिए यहाँ पर जो है उसके इनपुट अवेलेबल है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी तो देखो नेचुरल नंबर है सारे, और नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। अब कोई भी वैल्यू ले लो y की, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आएगा जो कि इसको बिलोंग करता है। यहाँ पे हम 9 के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल y, जो सारे y हैं n में बिलोंग कर रहे हैं, देयर इज n अवेलेबल इन इस डोमेन। तो रेंज क्या हो गई, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई, यहाँ पर n हो गई, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, यहाँ पर n है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये ON2 फंक्शन हो जाता है, ठीक है। देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये कैसा हो गया, ON2 फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 तो नहीं था, ये ON2 हो गया, ON2 बट नॉट ON2 है बट 1 1 नहीं है। क्लियर है बेटा। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो, इफ द सेट A कंटेन्स 5 एलिमेंट, कोई एक सेट है आपके पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं। और जो B सेट है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। मतलब कि जो A है उसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 है, सिर्फ 5 एलिमेंट्स बोला, ये सिर्फ मैं लेट कर रही हूँ। अब जो B है मान लो उसके अंदर है आपके पास A B C D E F एलिमेंट्स है, ठीक है। वो कह रहा है कि कितनी मैपिंग हो सकती है जो 1 1 भी हो और ON2 भी हो, ठीक है। यहां से लेकर कितनी मैपिंग हो सकती है जो 1 1 भी हो और ON2 भी हो, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होता है, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स भी n के इक्वल आती है, ठीक है। n के कह लो चाहे m के कह लो, ये दोनों इक्वल है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर 5 है
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर 5 है, ऐसे लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर 5 है, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स, ठीक है, और वो भी कैसी 1 1 on 2 1 1 on 2, मतलब कि बाइजेक्टिव मैपिंग्स कितनी होती है, इसी के इक्वल होती है, ठीक है, अगर वो इक्वल होते हैं तो। अगर नंबर ऑफ ये इसके इक्वल नहीं होते तो नंबर ऑफ मैपिंग 1 1 on 2 जो मैपिंग होती है 1 1 on 2 मैपिंग है वो 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। आप खुद ही देखो इसके अंदर वो 0 के इक्वल, तो आपके केस में क्या है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 0, यहाँ पर आपका आंसर हो गया 0। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब मैपिंग उन्हीं के इक्वल होती है, जब इक्वल नहीं होते तो 0 मैपिंग्स होती है। कौन सी वाली मैपिंग्स बोल रहे हैं, 1 1 on 2 मैपिंग की, स्पेसिफिक मैपिंग्स की बात कर रहे हैं। अब 1 1 यहाँ पर भी आप बात करो, देखो ये 5 है ये 6 है, अगर मैंने सारे एलिमेंट को कर दिया, ये 1 1 मैपिंग तो हो गई पर on 2 तो रह गया ना यहाँ पर, और हमें ऐसी मैपिंग की बात करें जो 1 1 on 2 हो। और जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो देखो 1 1 मैपिंग। अब दूसरी देखो इस टाइप से हो सकती है, 1 1 भी है on 2 भी है, ये 1 1 भी है on 2 भी है, मतलब ऐसे करके 2 मैपिंग मैंने आपको बता दी, यहाँ पर तीसरी भी बता देती हूँ। ऐसे अलग अलग करके आप 5 मैपिंग कर सकते हो, ठीक है, किसी को किसी के साथ कनेक्ट किया, किसी को किसी के साथ किया, किसी को किसी के साथ किया, ऐसे आपके 5 मैपिंग्स बन जाएंगे जो 1 1 भी होंगी on 2 भी होंगी। कब होंगी, जब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बी के इक्वल होंगे तो उतनी ही मैपिंग बनेगी। अगर यहाँ पर मान लो ये 7 7 होंगे तो ये भी 7 मैपिंग बनेगी उसी टाइप की, बट अगर वो इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएंगे, आपके केस में 0 है आंसर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये बेटा सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसको जितने स्टार लगा दो उतने कम है, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। इस टाइप के क्वेश्चन आप 2025 के उठा लो, 2024 के उठा लो, 2026 के उठा लो, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर वो पूछता है, ठीक है। लेकिन हमें आना सब कुछ चाहिए, बिकॉज एक बार या 5 बार या 10 बार एक कोई क्वेश्चन पूछने से ऐसा नहीं हो जाता कि उसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता। तो इसको सीख लेते हैं। देखो इसके अंदर ये गिवन है, ये इसको लिखूं मैं, यहाँ पर फंक्शन गिवन है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 2 से इन्फिनिटी तक डिफाइन है, दैट इज आर, ठीक। अब इसके अंदर ये क्या है, डोमेन है और ये कोडोमेन है, यही होता है। यहाँ पर ये मैपिंग लिखी हुई है सेट ए से सेट बी, अब उसने सेट यहाँ पर ये दिया है 2 से इन्फिनिटी, मतलब 2 इंक्लूड हो रहा है, इसने इंटरवल की फॉर्म में दिया है, और ये आर है, ये क्या है, कोडोमेन है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, फंक्शन है x² - 4x + 5, और वो सिर्फ रेंज पूछ रहा है, वो ना 1 1 पूछ रहा ना on 2 पूछ रहा, उसने कहा बस इसकी रेंज निकाल दो और इसमें से कोई ऑप्शन टिक कर दो कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा, रेंज निकालने के लिए ना इजीएस्ट तरीका बता रही हूँ, अगर ऐसे एमसीक्यू में आता है तो मैं आपको इजीएस्ट तरीका बता देती हूँ रेंज निकालने का। देखो अब इसके अंदर क्या है, ये कौन सा है, 2 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है, ठीक है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। अब इसके अंदर नंबर कहाँ से कहाँ तक है, देखो 2 इंक्लूड हो रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, और रेंज में तो सारे ये ये रेंज नहीं, सॉरी, कोडोमेन में तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हैं। अब हमें लेकिन निकालने स्पेसिफिक रेंज बतानी है। रेंज में देखो बेटा, जो इसका सबसे छोटा नंबर है, जो इनपुट है 2 ही हो सकता है, 2 के लिए ही कुछ आएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा इन्फिनिटी के लिए कुछ आएगा, वही रेंज होती है, वही रेंज होती है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर 2 के लिए चेक कर लो, 2 इंक्लूड हो रहा है इसलिए, देखो 2 का साइन देखना, 2 इंक्लूड हो रहा है, तो 2 के लिए आप चेक कर लो, x की जगह पर 2 पुट कर दो, तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 4 - 8 + 5, और ये आ गया आपका 1, ठीक है, 1 आ गया। अब इन्फिनिटी के लिए चेक कर लो, इन्फिनिटी के लिए चेक करोगे, इन्फिनिटी स्क्वायर -4 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, ये 4 इन्फिनिटी को किसी भी चीज के साथ इन्फिनिटी आएगा और इसको ऐड कर दे तो इन्फिनिटी 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 हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में छोटा सा कुछ ऐड कर दो, मतलब 2 समुद्र को मिला दो, 2 समुद्र को माइनस कर दो, क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, समुद्र समुद्र ही रहेगा, 5 बाल्टी पानी भर दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो इसके अंदर आपको क्या मिला कि जब आप सबसे छोटा नंबर दे रहे हो तो यहाँ पर 1 आ रहा है,
ठीक है, सबसे बड़ा दे रहे हो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी तक आ रही है। आपकी रेंज क्या हुई, 1 से इन्फिनिटी, और 1 भी इंक्लूड हो रहा है, तो आपके पास ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बिल्कुल, 1 टू इन्फिनिटी आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इस टाइप से आप इसको रेंज को चेक कर सकते हो। अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बट ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये होगी आपकी क्लास ओवर। अब ये था, हमने यहाँ पर समझा कि फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, 1 1 ऑन 2 फंक्शन समझे, बाइजेक्टिव फंक्शन समझे, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन किए, और जो अभी लास्ट में क्वेश्चन करवाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। अगर एक चीज 10 बार रिपीट हो चुकी है सीबीएसई में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि इस साल भी आएगी। ठीक है, ऐसा कोई ऐसी स्टैंप नहीं है। अगर इस तरीके की स्टैंप लग जाएंगी तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये तो पता लग जाएगा ना कि हर साल यही वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम यही करके चले जाए। बस एक आइडिया होता है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके हम एक आइडिया निकाल लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये कर जाओ तो आने के चांसेस है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर नहीं बता पाते कि इस टाइप के आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, पिछले साल के एनालिसिस करके उसी से मिलते जुलते आते हैं जो आजकल आज तक देखा गया है ना। अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी होता तो पहले क्वेश्चन से मैंने आपको बता भी दिया था इस तरीके से होगा। ठीक, अभी तो मैंने आपको ये इजीएस्ट वे से लेके चली हूँ। अभी तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके अंदर और भी पैटर्न्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक एमसीक्यू के लिए अभी मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज करके नहीं देना चाहती। ठीक है, दूसरा मेथड भी इसका है, अगर ये मेथड नहीं पता होगा तो दूसरे मेथड से कर लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, दोबारा से डिस्कस करूंगी जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सीरीज वाइज क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें भी इसको डिस्कस करूंगी, तो मैं वहां पर पूरा क्लियर से वहां पे पूरा सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, बार बार बोल रही हूँ, कर लो बेटा। पता आप आज सोच लो कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, परसों, पर जो साथ में बच्चे हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो हर रोज पढ़ रहे हैं, अगर करोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो यहीं पर रहोगे। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं चलना स्टार्ट करूंगी तो आगे पहुंचूंगी। अगर मैं चलूंगी नहीं, यार कल से शुरू करती हूँ ना, यार परसों से शुरू करती हूँ ना, क्या हो गया, ठीक है, तो मैं आगे नहीं पहुंच पाऊंगी। तो इसमें भी बेटा आज से पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज बार बार प्रेशर इसलिए है मैथ्स का क्योंकि आप लोग लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, फिर आपको डर लगता है मैथ्स में मार्क्स नहीं आते। और 90% बच्चों का यही होता है, वैसे तो परसेंटेज अच्छी बन गई, एक मैथ्स की वजह से कम रह गए, और सब में तो अच्छे आ गए, एक मैथ्स की वजह से कम रह गए। ठीक है बेटा, आगे आपको कंपटीशन एग्जाम्स भी देने हैं, सारी तरीके के आपको आगे तैयारी करनी है, अपने जीवन में कुछ बनना है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे क्यों घबराते हो, इनसे क्यों डरते हो। ठीक है बेटा, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस का NJinfinityclasses.com पर बेटा हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे लाइव डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, और जो टेस्ट होते हैं ना उनको भी मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ, उनको भी डिस्कस करती हूँ, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आ गया तो आपके मन में रहना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप सारे जाकर वहां पर एक बार गो थ्रू कर लेना NJinfinityclasses.com, और जो सारे नोट्स हैं इनका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें क्या होगा, उसका डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वहां से जाकर सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो, जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे नोट्स एज इट इज आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप एक बार वहां पर जाकर एक्सेस जरूर कर लेना। और कोर्स जो वहां पर हमारा चल रहा है सीबीएसई प्लस यूईटी का चल रहा है, वहां पर उस कोर्स को भी एक बार जाकर गो थ्रू जरूर कर लेना, वहां पर उस कोर्स को पूरा समझ लेना। ठीक है बेटा, और वीकली प्लानर तो जरूर डाउनलोड करके एक बार देख ही लेना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।